हेलो फ्रेंड्स, द ITI ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट्स में प्रश्न संख्या 106 तक डिस्कस कर चुके थे, जो कि फिटर का फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल चल रहा था, जो कि हमारा NSQF निमी पैटर्न पर आधारित है। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, गहराई माइक्रोमीटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर दिया है, इसमें चिन्हित भाग जो है x, ये कौन सा भाग है? तो ये है हमारा लॉक है। क्या है? ये लॉक है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अलाइनिंग के लिए। क्यों किए जाते हैं? जिससे उनकी अलाइनिंग हो सके। क्वेश्चन संख्या 109 पर आते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो ये जो ड्रिलिंग मशीन दी गई है, इसका जो नाम है, ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। कौन सी ड्रिलिंग मशीन है ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 110 देखते हैं। इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? तो इस माइक्रोमीटर की रीडिंग अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो जो इसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग आ रही है वो है 0.359। क्या है? 0.359 है। आप लोग इसको एक बार रोक करके और इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है 5 मिनट होती है। मतलब ये कि वो 5 मिनट की एक्यूरेसी तक माप सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो ये जो वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, इसकी रीडिंग हमारी है 35.50 mm, अर्थात 35.50 मिलीमीटर। क्या है? 35.50 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 113 पर आते हैं। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट को तनाव मुक्त और अच्छी कास्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो है विकृति ना हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 114 पर आते हैं। समायोज्य समानांतर ब्लॉक मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो जो हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है, उसका मुख्य लाभ होता है विभिन्न ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए, जिससे हम लोग अलग अलग पॉइंट पर एडजस्ट करके विभिन्न विभिन्न ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 115 पर देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, उसके जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, उसका प्रयोग जो होता है, हम लोग आवश्यक सही पोजीशन पर किसी भी सब्सक्राइबर को सेट करने के लिए करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो 1 मीटर में आप सभी को पता होगा 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होंगे उस हिसाब से? तो इसका सही उत्तर होगा कुछ 1000 मिलीमीटर होंगे। क्या होगा? 1000 मिलीमीटर होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? जो इसमें वी ब्लॉक दिया गया है, ये कौन सा वी ब्लॉक है? ये हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। इसमें देखिए सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप कटे हुए हैं। तो ये कौन सा ब्लॉक होगा हमारा? वी ब्लॉक सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक होगा। इसके बाद 118 नंबर को देखते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट है, इसमें जो चिन्हित भाग दिया गया है, इसका जो नाम है, ये है स्क्राइबर। क्या है? स्क्राइबर एक्स के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 पर आते हैं। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो जो राउंड बार होता है, अगर कोई हमारी गोल रॉड है, तो उसका केंद्र अगर हमें खोजना है तो हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। कौन सा कैलिपर यूज करते हैं? जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। प्रश्न
संख्या 120 पर आते हैं। छेनी में ए से चिन्हित कोण का मतलब अल्फा से चिन्हित कोण का नाम क्या है। यहाँ पे जो अल्फा प्रदर्शित हो रहा है यह कौन सा चिन्ह है, जो इसमें चिन्हित कोण दिया गया है ये कौन सा एंगल है। तो हमारा जो ये दिखाया गया है अल्फा, ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है ये क्लियरेंस एंगल होता है। ये हमारा बीटा वाला पॉइंट एंगल है और इधर गामा वाला रेक एंगल है। इसके बाद 121 पर आते हैं। घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो घुमावदार ग्रूव्स होते हैं उनको हाफ राउंड छेनी द्वारा काटा जाता है, हाफ राउंड नोज छेनी द्वारा काटा जाता है। इसके बाद 122 पर आते हैं। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। तो जो मार्किंग पर्पज से हमारे हथौड़े यूज किए जाते हैं उनका वजन अमूमन 250 ग्राम 250 ग्राम ही होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव है। अगर हम लोग डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो उसके इम्प्रॉपर मेथड का हमारे फाइलिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारी सतह होगी वो असमान फिनिश में आएगी, अनइवन सरफेस फिनिश हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन संख्या 124 पर आते हैं। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा वेल्डेड ज्वाइंट होता है उस पर से और कास्टिंग होती है उस पर अतिरिक्त धातु हटाने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल फ्लैट छेनी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 125 पर आते हैं। इस फाइल का क्या नाम है। तो ये जो फाइल दी हुई है ये कौन सी फाइल है, ये रोटरी फाइल है। इसको आप लोग बुक से अन्य जितनी भी फाइलें दी गई हैं स्पेशल फाइल्स के अंतर्गत ये सब आती हैं उन सबको आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 126 पर आते हैं। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। तो जो हमारा फाइल का फेस होता है उस पर चौक लगाने का मुख्य कारण होता है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। मतलब हमारी जो फाइल है अगर वो बहुत अधिक काट रही है उसमें चिप्स जो उसके कण फंस रहे हैं उसको कम करने के लिए और अधिक ना सरफेस पर जो हमारी मेटालिक सरफेस होती है उस पर ना घुस पाए उसके लिए हम लोग चौक का प्रयोग करते हैं। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। तो जो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड होता है उसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग कंडुइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए करते हैं। जो हमारी कंडुइट होती हैं और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं उन्हें काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 128 पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है M10 इंटू 1.25 के लिए टैब ड्रिल साइज की गणना करें। तो इसका उत्तर होगा 8.8 mm। कितना होगा 8.8 mm होगा। क्वेश्चन संख्या 129 पर आते हैं। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। तो जो हमारा फ्लूट्स के बीच का भाग होता है किसी भी ड्रिल में वह उसका वेब कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब कहलाता है। प्रश्न संख्या 130 पर आते हैं। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि इसकी रीडिंग क्या है। इसकी रीडिंग हमारी है 157 डिग्री 30 मिनट है। कितनी है, 157 डिग्री 30 मिनट है। 131 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसमें हमारा जो एक होता है इसमें कौन सा दबाव सुनिश्चित करता है, रेचेट स्टॉप जो होता है वह एक समान दबाव को सुनिश्चित करता है। 132 प्रश्न पर आते हैं। 132वां प्रश्न ये कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट जो है हमारा मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा जॉ होते हैं जो उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। प्रश्न संख्या 133 पर आते हैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। 134 नंबर पर आते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसको हम लोग जो समय हमारे एक्सटेंशन रॉड होते हैं उनके सेट के द्वारा हम लोग अधिक गहराई को माप सकते हैं। इक्विप्ड विद अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड्स। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 135 पर देखते हैं। इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। तो इंच में यदि हमको रीडिंग बतानी होगी तो इसकी रीडिंग हमारी आएगी इसकी
0.787 इंच आएगी इसकी रीडिंग। इसके बाद 136 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? हम लोग जब मापते हैं किसी भी जॉब सरफेस को, तो उसमें जो हमारा कौन सा हिस्सा होता है जो बेवल प्रोटेक्टर का जो उसकी सतह के कांटेक्ट में होता है, तो वो हिस्सा जो होता है उसकी ब्लेड होती है। क्या होती है? ब्लेड होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है उसका जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है? स्टेप्ड पुलीज होती हैं, जो कई स्टेप्स में दोनों मोटर पर और स्पिंडल दोनों पर लगी हुई होती हैं। विभिन्न विभिन्न स्टेप्स पर हम लोग जो है बेल्ट को चढ़ा करके विभिन्न विभिन्न स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, इस गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है 138 नंबर। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो जो हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर जो दिया हुआ है, इसमें जो चिन्हित भाग है वो क्या कहला रहा है? वो हमारा कहला रहा है टूल रेस्ट। इसी पर जो है हम लोग किसी भी टूल को मतलब सहारा दे करके उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये कौन सा भाग है? टूल रेस्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 139 पर आते हैं। इस फाइल का क्या नाम है? तो ये जो हमारी फाइल है, ये कौन सी फाइल है? ये है रैस्प कट फाइल। कौन सी फाइल है? ये रैस्प कट फाइल है। 140 को देखते हैं। अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर वॉइस जो होती है हमारी, उसकी हैंडल को अधिक ताकत से अगर टाइट कर देते हैं तो क्या होता है? स्पिंडल जो हमारा होता है वो डैमेज हो जाता है। किस प्रकार से? उसकी चूड़ियाँ खराब हो सकती हैं या स्पिंडल किसी अन्य प्रकार की विकृति में जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर उसको ज़्यादा टाइट किया जाए तो स्पिंडल की क्षति हो सकती है। 141 पर आते हैं। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो ऐसा जो कैलिपर होता है वो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है, क्योंकि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में हम लोग फाइन एडजस्टमेंट लगभग 0.5 mm एक्यूरेसी तक क्या कर सकते हैं? फाइन एडजस्टमेंट दे सकते हैं। जबकि जो अन्य होते हैं इनसाइड कैलिपर और लेग कैलिपर, ये अगर फर्म ज्वाइंट पर हैं तो ये उतनी एक्यूरेसी से नहीं फाइन एडजस्टमेंट कर पाएंगे। इसीलिए जो है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर ज़्यादा शुद्धता से माप को भर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? तो जो बड़े जो हमारे क्रॉस सेक्शन जिनका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है, उसमें हम लोग जो यूज करते हैं सर्कुलर सॉ का यूज करते हैं। कौन सी सॉ का यूज करते हैं? सर्कुलर सॉ का यूज करते हैं। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए 143 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो जो हमारी मार्किंग टेबल होती है उसको कास्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है जिससे वह सेल्फ लुब्रिकेटिंग रह सके और आसानी से हम लोग उस पर मार्किंग कर सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। इस गेज का नाम क्या है? यह कौन सा गेज है? तो ये जो हमारा गेज है ये बेवल गेज है। कौन सा गेज है? बेवल गेज है। इसमें और एक ब्लेड जोड़ दी जाती तो वो हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाता। इसके बाद आते हैं 145 नंबर पर। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऐसी कौन सी फाइल है जिसका हम लोग डाई और मोल्ड के जो निर्माण होता है उसका उपयोग करते हैं? रोटरी फाइल का। कौन सी फाइल का? रोटरी फाइल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो जो हमारी फाइलें होती हैं उनके दांतों में अगर कोई चिप्स पड़ जाती है तो उसको जो उसकी विधि होगी उसको कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं। किसके थ्रू? कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है? तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगर छोटे छोटे कार्य हैं, वो छोटी छोटी जॉब्स हैं, तो उनको अगर पकड़ना है, वर्कपीस को पकड़ना है, तो हम लोग किस वॉइस का यूज करेंगे? टूल मेकर्स वॉइस का यूज करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 148 प्रश्न को देखते हैं। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो हमारे जो हेक्सा ब्लेड, फ्लेक्सिबल जो हेक्सा ब्लेड्स होती हैं उनको घुमावदार रेखाओं के साथ काटने में किया जाता है। 149 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है उसका प्रयोग जो होता है कीवे काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 150 पर
आते हैं हथौड़े में एक्स जो है उसके चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो हमारा ये फेस जो दिख रहा है ये कौन सा भाग है, ये है पीन है हथौड़े का। क्या है, ये पीन है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस की समाप्ति करते हुए हम लोग इसका अगला पार्ट कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।